एक तो बड़ी खबर यह है कि अटैक हुआ है अमेरिका के ऊपर, और यह बड़ा अटैक है। लेकिन इससे पहले दुनिया के 7 ताकतवर तरीन मुल्क G7, ये बड़ी मईशतें हैं दुनिया की, ग्रुप ऑफ 7, ये बैठे थे। यहां पे कुछ और ममालिक भी मैंने देखा, वो भी इसके अंदर शामिल थे। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, बर्तानिया और अमेरिका है। ये ममालिक जो है वो बैठे और इन्होंने आपस में बातचीत की है। और इसके अंदर फ्रांस के अंदर इनकी ये मीटिंग हुई है। इसमें अमेरिका के जो सेक्रेटरी खारजा है मार्को रूबियो, वो भी इस मुलाकात के लिए गए। यहां पे दो बड़ी अहम चीजों पे बात हुई। एक तो उन्होंने कहा जी कि फौरी तौर पे जंग का खात्मा किया जाए, और जो शहरियों के ऊपर हमले हो रहे हैं ना, वो खत्म होने चाहिए। जो आम शहरियों का नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आबनाए हुर्मुज़ की नकलो हरकत को भी खोला जाए, इसके लिए कोशिश की जाए। तो ये अरब ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं, यूरोपीय ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान का नुक्ता नजर बड़ा तगड़ा है। वो साफ कहता है जी देखिए, ज्यादती हमने शुरू नहीं की, हम तो मुज़ाकरात कर रहे थे। हमें तो अमेरिका ने और इसराइल ने टारगेट किया, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। और ईरानी साफ कहते हैं कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को लाके इस लड़ाई में इसलिए फंसाया कि डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल की वजह से और दीगर कुछ चीजों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना था। अब देखें ना, 28 तारीख आ गई है, अमेरिका के अंदर नो किंग मूवमेंट जो है वो आज चलेगी। अब देखते हैं नो किंग्स मूवमेंट में कितने लोग निकलते हैं। 9 मिलियन का उनका तखमीना है, 600 मुकामात पे वो एहतजाज करने जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी दिक्कत पैदा हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। अमेरिका को फिलहाल जवाब का इंतजार है। जब मार्को रूबियो ने बातचीत की मीडिया के साथ, तो मार्को रूबियो ने यह कहा कि हम इजाफी फौज जरूर भेज रहे हैं खलीजी ममालिक में, और वो वहां पे रहेगी। और वो इसलिए रहेगी ताकि डोनाल्ड ट्रंप कल को कोई फैसला करते हैं तो उस फैसले को करते हुए कोई दिक्कत ना हो। यानी वहां पे हमारे पास इजाफी फौज भी होनी चाहिए, हथियार भी होने चाहिए, सिस्टम भी होना चाहिए कि जंगबंदी करनी है या लड़ाई को बढ़ाना है, दोनों सूरतों में डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शंस खुले रहे और सहूलत मौजूद रहे। तो उन्होंने एतराफ किया कि वाकई में जो खबर दी गई थी कि अमेरिकन फौजियों की नफरी को बढ़ाया जा रहा है खलीजी ममालिक में, वो खबर दुरुस्त थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि हमें ईरान का इंतजार है कि वो जो 15 हमने उनको मुतालबात उनके सामने रखे हैं, उनका जवाब क्या आता है। देखिए, 5 मुतालबात ईरान के भी हैं। ईरान ने भी अपने मुतालबात अमेरिका के सामने रखे हैं, अमेरिका ने अपने मुतालबात ईरान के सामने रखे हैं। इनमें चंद मुतालबात तो ऐसे हैं जो ईरान कभी भी नहीं मान सकता, वो उनकी घुट्टी में ही नहीं है, वो नहीं मानेंगे। और यहां पे ईरान की जानिब से जो मुतालबात हैं, अगर वो जायज भी हैं तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है उन मुतालबात को मानना। तो ये लंबा प्रोसीजर है कि कब तक ये मामला हल होता है। लेकिन एक चीज तो वाज़ेह हो रही है कि अमेरिका अपनी नफरी बढ़ा रहा है खलीजी ममालिक में, और इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है ईरान। ईरान ने 2 बड़े हमले किए हैं। एक सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस, अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। इसमें 10 अमरीकी फौजी शदीद जख्मी हुए हैं, बहुत सारे तैयारों को नुकसान पहुंचा है, इसकी तस्दीक की गई है। और अमेरिकन मीडिया भी ये कह रहा है कि अमरीकी फौजी बहुत शदीद जख्मी हुए, उनमें 2 की हालत जो है वो खतरे में है। जबकि जो एयरक्राफ्ट वहां पे मौजूद थे, तैयारे, उनके बारे में ईरान ने कुछ वीडियोस जारी किए, वो भी तबाह हुए हैं। और कुछ जो फ्यूलिंग का सिस्टम था अमेरिकन का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे, वो भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तो ये एक बड़ा तगड़ा हमला था ईरान की जानिब से। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये एक जजीरा है, इसको कहते हैं बुबयान जजीरा। ये कुवैत के पास है, इराक के बिल्कुल साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, ये अल्लाह ताला का एक दिया हुआ तोहफा है, कुदरत का बड़ा शानदार तोहफा है यहां पे इस रीजन को, कुवैत को। ये काफी बड़ा है, यानी 40 किलोमीटर लंबा है, तो 24 किलोमीटर चौड़ा जजीरा है। मैं इसको देख रहा था, इसमें कुछ एरियाज डेवलप भी हुए हैं। इसकी आबादी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वहां पे कारोबारी नुक्ता नजर से और दिफाई नुक्ता नजर से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जजीरे से अगर आप फासला चेक करें समुद्री रास्ते से, तो जो खारक जजीरा है ईरान का, जिसके ऊपर अमेरिका की नजर है कि इस जजीरे पे कब्जा किया जाए, क्योंकि खारक जजीरे के जरिए से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है दुनिया में। तो अब उस जजीरे पे अमेरिका कब्जा करना चाहता है ताकि दबाव डाला जाए और बार्गेन की जा सके ईरान के साथ। तो बुबयान जजीरे पे ईरान को पता चला कि यहां अमरीकी फौजी उतर रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, और यहां पे अमेरिकन अपनी कोई इंस्टॉलेशन तैयार कर रहे हैं बुबयान में। तो ईरान ने वहां पे मिसाइल और ड्रोन मार दिए। अब वहां से जो इतला आई है, इब्तदाई तौर पर अभी कंफर्मेशन आ जाएगी, पासदारान इनकलाब ने जजीरा बुबयान पर अमरीकी मरीन फोर्सेज, जिनमें कमांडर्स और फौजी शामिल थे, उनकी मौजूदगी का सुराग लगाया। उनके ऊपर मुतअद्दिद ड्रोन हमले किए हैं, जिसके नतीजे में कई हलाकतें और जख्मी हुए हैं, और जख्मियों को कुवैत के 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ये रफी ताहिर साहब ने खबर दी है ईरानी सोर्सेज से, और इसकी तफसीलात आएंगी तो मजीद तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।
लेकिन ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो हमला हुआ है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, बड़ा हमला है। इसमें ईंधन भरने वाली अमेरिकी गाड़ियां, लॉजिस्टिक्स पोर्ट और कुछ तैयारे जो हैं वो तबाह किए गए हैं। ईरान ने दावा किया है कि ये एक बड़ा हमला था। ये 84वीं लहर है, ईरान जो हमले कर रहा है उसकी 84वीं लहर है। ये आपने अपने जहन में रखना है कि इतने बड़े पैमाने पे हमले हो रहे हैं। नाजरीन, एक और सवाल उठाया जा रहा है बार बार कि क्या एक तवील जमीनी जंग शुरू हो सकती है। देखिए, ये मिसकैलकुलेशन के साथ लड़ाई शुरू हुई है। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया। बहुत सारे अमेरिकन का ये भी, और ये वो अमेरिकन हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एडवेंचर किया है। जो उसके हमायती हैं वो कहते हैं नेतन्याहू ने फंसाया। नेतन्याहू को डांट भी पड़ी है, वो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। और नेतन्याहू के अब रिपोर्ट हो रहे हैं कि मुसाद के साथ इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, जो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी है, कि मुसाद ने गलत रिपोर्टिंग की है और उसकी वजह से नेतन्याहू ने गलत फैसले किए और अब सारे के सारे इस लड़ाई के अंदर फंस गए। नाजरीन, भारत में जेनजी जीत गए और नरेंद्र मोदी और उसका निजाम हार गया। नरेंद्र मोदी के लोगों ने यह कहा था, बल्कि बीजेपी बार बार कह रही थी कि हमारी सरकार में वजीर इस्तीफा नहीं दिया करते और हम दबाव में नहीं आते। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान, जो नरेंद्र मोदी का कैबिनेट मेंबर है और वजीर तालीम है भारत का, उसको जेनजीज के एहतजाज के नतीजे में इस्तीफा देना पड़ा। ये ना पूरे दुनिया के अंदर डिस्कस हो रहा है। ये जेनजी क्या है, ये एक्चुअली एहतजाज हुआ क्यों, इसके पीछे बड़ी वजह क्या थी, ये काकरोच जनता पार्टी क्या है, बहुत सारी चीजें मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। ये वो हकायक हैं जिन्हें आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं जनाब ये सब कुछ ऐसे हुआ। पहले आप अपने ज़हन में ये रखें कि ये इस खित्ते में होने वाला पहला ऐसा एहतजाज नहीं है। माजी में हमने देखा अरब स्प्रिंग आई और वहां पे नौजवान निकले और उन्होंने अपने अपने मुल्कों में तख्ते उलटना शुरू कर दिए और उसके बाद फौरी तौर पर जो अरब ममालिक है उन्हें मुसीबत पड़ गई और उन्होंने खजानों के मुंह अपनी आवाम के लिए खोल दिए और अपनी पॉलिसीज के अंदर काफी नरमी और बेहतरी लेकर आए, तो वो बच गए नौजवानों के अजाब से। ये मामला चला जाता है श्रीलंका में और श्रीलंका में जेनजी निकलते हैं और हर चीज को तहवाला कर देते हैं। पाक से खानदान जो बड़े लंबे अरसे से वहां पे इक्तदार में था, उसके इक्तदार का सूरज गरूब हो जाता है। फिर ये चले जाते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हसीना वाजिद 15 साल से इक्तदार, बहुत ताकत थी उसके पास, जेनजी उसके गले की हड्डी बन गए और इन्होंने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया, उसको मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, वो चली गई वहां से। फिर ये खड़े हो जाते हैं नेपाल में जाकर। ये अलग अलग अपने अपने देशों के अलग अलग जेनजी है, ऐसा नहीं है कोई एक आदमी ने कंट्रोल कर रहा है। ये नौजवानों में उठने वाली एक तहरीक है। ये चले जाते हैं नेपाल में, वहां पे जाके जो उनका शाही खानदान है, क्योंकि जो निपो किड्स हैं वो अयाशी कर रहे थे। नेपाल के जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे वीडियोस लगाते थे, रील्स बना बना कर लगाते थे, जिसमें वो दिखाते थे बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत बड़े बड़े महल, बहुत बड़ी बड़ी अयाशी, बहुत इंजॉय कर रहे थे वो। तो उनके जो आम आदमी का बच्चा है वो इफेक्ट हो गया, वो गुस्से में आ गया और उन्होंने वहां पे भी तहवाला कर दिया। अब इंडिया में ये मामला कैसे आया? जेनजी तो वहीं पे मौजूद थे। ये एक्चुअली 1998 के बाद से पैदा होने वाले बच्चे जो 2010-2012 तक पैदा होते रहे, उसके बाद वाले जो है वो अल्फा है। तो जेनजी की जो उम्र है वो लगभग 15 साल से, आप समझ लें 15 साल से लेकर कोई 25-27 साल तक के जो बच्चे हैं, 27-28 साल तक के, ये जेनजी है। ये जनरेशन जो है ये जेनजीज की है। इन्होंने एक सदी तब्दील होती हुई देखी है। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी या लचक उतनी ज्यादा नहीं है। ये डट जाते हैं अपने मामले के ऊपर, अपनी बात के ऊपर, और इन्होंने दुनिया को बहुत तेजी से तब्दील होते हुए देखा है। ये वो पहली नस्ल थी जो कंप्यूटर के साथ पैदा हुई थी। ये जब कंप्यूटर आया, सोशल मीडिया का इनकलाब आया, तो ये बच्चे बड़े हो रहे थे और इन्होंने इसको अपना हथियार बनाया। तो इस वक्त अगर ये कहा जाए कि दुनिया में सबसे इफेक्टिव नेशन कौन सी है या सबसे इफेक्टिव एज ग्रुप के लोग कौन से हैं, तो वो जेनजी है। पाकिस्तान में इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि 60% तो पाकिस्तान की आबादी नौजवानों पे है। भारत में भी बहुत बड़ी तादाद में है ये। अब भारत में शुरू कैसे हुआ इस पर हम बात करते हैं, लेकिन भारतीय वज़रा ये कहा करते थे और उनकी सरकार ये कहती थी कि हमारे यहां वजीर इस्तीफा नहीं दिया करते, हम दबाव में नहीं आया करते। लेकिन जेनजीज ने साबित किया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो उन्होंने झुकाया, पूरे निजाम को अपने सामने घुटनों के ऊपर लाकर उन्होंने झुकाया और बिलाखिर उन्होंने उस वजीर तालीम का इस्तीफा लिया जो बहुत ताकतवर आदमी है। धर्मेंद्र प्रधान इसका नाम है। इसका जो वालिद था वो भी सियासत में था, खानदानी सियासतदान है, बहुत पुराने। ये लोग कई मरतबा वजीर रह चुके हैं। वाजपेयी की कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रधान का जो वालिद था, दबिंदर प्रधान, वो उस वक्त भी मिनिस्टर था और वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के ऊपर रहा। अब ये इसका बेटा जो है ये कई मिनिस्ट्रीज के बाद अब वजीर तालीम बना हुआ है नरेंद्र मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में। तो ये कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जिसको नरेंद्र मोदी उठा के फेंक देता। बहुत मजबूत आदमी था, बड़ा करीबी साथी था, लेकिन इस्तीफा देना पड़ा। इसका मतलब यह है कि जेनजीज का दबाव बहुत था। मामला शुरू कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूं। हुआ ये कि 15 मई 2026 को
एक केस लगता है भारतीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक वकील साहब जो है वो अपना गुजराती केस लेकर आते हैं। वो केस भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो चीफ जस्टिस ऑफ भारत ने, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसने नौजवानों को काकरोच कहकर मुखातिब कर दिया। तो मेरे बेरोजगार नौजवान जो है ये काकरोच की तरह, इस तरह मिसाल एक दे दी उसने। अगले ही दिन एक अकाउंट बनता है, और अकाउंट बनने वाला, जो बनाने वाला आदमी, इसका नाम है अभिजीत दीपके, ये भारत से बाहर रहता है, और ये अकाउंट बना देता है काकरोच जनता पार्टी के नाम से। इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। वो एक पार्टी बनाता है काकरोच जनता पार्टी, तब इसमें इसका ये नाम रखा गया। चीफ जस्टिस ने बाद में सफाई पेश की, जनाब मैंने इसलिए नहीं किया था, मैं तो सिर्फ उन नौजवानों का या उन पर तनकीद कर रहा था जो जाली डिग्रियां लेकर आते हैं, मैं असली डिग्री वाले नौजवानों की तो बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन चीफ जस्टिस से जो गलती होनी थी वो हो गई, जो बात निकलनी थी। वो कहते हैं ना कि जो बोल जबानो निकल गया वो तीर कमानो निकल गया। तो जो भारतीय चीफ जस्टिस ने करना था वो कर दिया, नौजवानों ने जो करना था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में उन्होंने बना दी काकरोच जनता पार्टी। दीपिके जो है, अभिजीत दीपिके, वो भारत वापस आ गया। इस वक्त ये तहरीक इतनी बड़ी ऐसे हो गई कि मिलियंस में लोग इसको फॉलो करना शुरू हो गए। नरेंद्र मोदी के जितने लोग, पढ़े लिखे लोग मुखालफत करते थे, वो सारे के सारे अपने आप को काकरोच जनता पार्टी के साथ जोड़ने लगे। मजाक मजाक में ये पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि दिनों में इसके फॉलोअर्स मिलियंस के अंदर चले गए, बहुत बड़ी और तगड़ी पार्टी बन गई। फिर हुआ ये कि इनको एक मुद्दा मिल गया खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए। भारत में हर साल एक एग्जाम होता है जिसका नाम है नीट यूजी। ये एग्जाम होता है, ये एग्जाम होता है भारत में जो मेडिकल के अंदर तलबा को दाखिले मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में एमडी कैट, पाकिस्तान के अंदर मेडिकल एंड डेंटल जो डॉक्टर बनते हैं, एफएससी पास करते हैं बच्चे प्री मेडिकल में, तो उनका एक टेस्ट होता है एमडी कैट का, कि आप ये पेपर देंगे तो पता चलेगा आपका कौन से वाले मेडिकल कॉलेज में आपको दाखिला मिलना है, आपकी काबिलियत कितनी है। इसी तरह का एक टेस्ट भारत में होता है जिसको कहते हैं नीट यूजी। ये टेस्ट 3 मई 2026 को हुआ था, और इस टेस्ट के जो पेपर है, जो इसके अंदर पेपर आया था, वो लगभग 40 से 45 घंटे पहले सोशल मीडिया के ऊपर वायरल था। इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आ गया था, सोशल मीडिया पे वायरल था। ये पेपर लीक हो गया था पहले से। अब ये पेपर लीक हो जाना, पाकिस्तान में भी होते रहते हैं पेपर लीक, धांधली भी होती रहती है, बेईमानी भी होती रहती है। वहां भारत में एक एग्जाम चोरी हो गया, जिसके बाद दिल बर्दाश्ता होकर कुछ नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। लगभग 10 से ज्यादा बताए जाते हैं, कुछ 11 कहते हैं, कुछ 15 कहते हैं। भारत में कुछ नौजवानों ने खुदकुशियां भी कर ली और ये रुला पड़ गया पूरे मुल्क में। फिर इसकी इंक्वायरी शुरू की सीबीआई ने, और तहकीकात के बाद उन्होंने कहा कि एक इंतजामी गलती थी, सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए, आइंदा ऐसा ना हो, उसके लिए क्या इकदाम करने हैं, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए या उनको पकड़ा जाए। तो इस इंतजामी गलती में और इसके अंदर जिस किस्म की 2 नंबरी हुई, वो लोग पकड़ में आ गए, सीबीआई ने उन लोगों को पकड़ लिया। ये 3 मई 2026 को हुआ था। लेकिन नौजवानों ने काकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से, और दीगर कुछ और नौजवान हैं जिनमें एक बहुत बड़ा नाम सोनम का है, जो इतने लंबे अरसे से वहां पे भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं दिल्ली में, इन्होंने रोला डाल दिया कि नहीं जी, हमें वजीर तालीम का इस्तीफा चाहिए। नौजवान इकट्ठे होना शुरू हो गए। अब वजीर तालीम की जिम्मेदारी टेक्निकली तहकीकात के अंदर साबित नहीं हुई। वजीर तालीम जो है वो पेपर लीक के पीछे शामिल भी नहीं था, वजीर तालीम ने खुद से सारा कुछ किया भी नहीं था, लेकिन उसकी इखलाकी जिम्मेदारी बनती थी कि कम से कम जो एक मरतबा वजीर तालीम मुस्ताफी होगा या वजीर तालीम से हम उसकी वजारत छीन लेंगे, एक दफा वो अपने मंत्री साहब हट जाएंगे अपने ओहदे से, तो आने वाला मंत्री आइंदा ऐसी गलती होने नहीं देगा। इस बात को मिसाल बनाने के लिए भारत की जेनजी खड़ी होगी, और उन्होंने कहा जनाब हम इसको निकालेंगे यहां से वजीर को, और जब ये निकलेगा तो आइंदा कोई वजीर ऐसी गलती नहीं करेगा कि मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाए। आइंदा हम मेरिट की खिलाफ वर्जी भारत के अंदर होने नहीं देंगे। अब ये नौजवान खड़े हो गए, तहकीकात जो है वो भी साबित हो गई। 21 जून 2026 को ये वाला इम्तिहान, जिसको आप नीट यूजी कहते हैं, ये इम्तिहान दोबारा हो गया, और इस इम्तिहान के बाद नौजवान आ भी गए, उनको दाखिले भी मिल गए, साफ और शफाफ इम्तिहान भी हो गया। लेकिन भारत में यह मामला दबा नहीं, नौजवान खड़े रहे ये कहकर के वजीर तालीम को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब वजीर तालीम इस्तीफा नहीं दे रहा था, नौजवान दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे, और गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने फिर वो मनाजिर देखे कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद, हजारों लाखों इकट्ठे होकर वो दिल्ली पहुंच गए, अलग अलग शहरों में भी निकलने लगे, इसका दायरा बढ़ने लगा। भारतीय पुलिस ने बड़ी कोशिश की नौजवानों को रोकने के लिए, डंडे का इस्तेमाल किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कुछ नौजवानों को वक्ती तौर पर वहां भी गिरफ्तार भी किया गया और घसीट के उन्हें गाड़ियों में डाला गया। ये मनाजिर हम देखते रहे, नौजवान भी आगे से कई दफा पुलिस वालों को थोड़े बहुत डंडे शंडे या धक्के धुक्के मारते थे, ये मनाजिर भी हम देखते रहे। लेकिन बिलाखिर नरेंद्र मोदी को खुद सामने आना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट के बाद आज का दिन था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज भारतीय हुकूमत को फैसला करना होगा। उन्होंने फैसला किया और जेनजी जीत गए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया।